नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में बात करूंगा छत्रपति शिवाजी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने सन 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। तत्वदर्शी संत मिला होता तो शिवाजी राजे मोक्ष का मार्ग चुनते। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध जिन्हें कहा जाता है, की नई शैली शिवसूत्र विकसित की। गुरिल्ला युद्ध यानी कि छापामार युद्ध नीति के जनक मराठा ही थे। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और मराठी एवं संस्कृत को राजभाषा की भाषा बनाया। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नायक के रूप में स्मरण किए जाने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी राजे जन्मोत्सव की शुरुआत की। मालोजी राजे भोसले 1552 से 1597 अहमदनगर सल्तनत के एक प्रभावशाली जनरल थे। पुणे, चाकन और इंदापुर के देशमुख थे। मालोजी राजे के बेटे शाहजी राजे भी बीजापुर सुल्तान के दरबार में बहुत प्रभावशाली राजनेता थे। शाहजी राजे अपनी पत्नी जीजाबाई से शिवाजी का जन्म हुआ। तो आज हम वीर शिवाजी के बुद्धि चातुर्य के ऊपर एक कहानी आप लोग को सुनाते हैं। नरकेसरी वीर शिवाजी आजीवन अपनी मातृभूमि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। वे न तो स्वयं कभी प्रमादी हुए और न ही उन्होंने दुश्मनों को चैन से सोने दिया। वे कुशल राजनीतिज्ञ तो थे ही, साथ ही उनका बुद्धि चातुर्य भी अद्भुत था। वीरता के साथ विद्वता का संगम यश देने वाला होता है। शिवाजी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए जिनमें उनके इन गुणों का संगम देखने को मिला। इनमें से एक मुख्य प्रसंग है आदिल शाह के सेनापति अफजल खान के विनाश का। शिवाजी के साथ युद्ध करके उन्होंने जीवित ही पकड़ लेने के उद्देश्य से इस खान सरदार ने बहुत बड़ी सेना का साथ में लिया था। 3 साल चले इतनी युद्ध सामग्री लेकर वह बीजापुर से निकला था। इतनी विशाल सेना के सामने टक्कर लेने हेतु शिवाजी के पास इतना बड़ा सैन्य बल न था। शिवाजी ने खान के पास संदेश भिजवाया, मुझे आपके साथ नहीं लड़ना है। मेरे व्यवहार से आदिल शाह को बुरा लगा हो तो आप उनसे मुझे माफ़ी दिलवा दीजिए, मैं आपका आभार मानूंगा और मेरे अधिकार में आने वाला मुल्क भी मैं आदिल शाह को खुशी से सौंप दूंगा। अफजल खान समझ गया कि शिवाजी मेरी सेना देखकर ही डर गया है। उसने अपनी वकील कृष्ण भास्कर को शिवाजी के साथ बातचीत करने के लिए भेजा। शिवाजी ने कृष्ण भास्कर का सत्कार किया और उसके द्वारा कहलवा भेजा, मुझे आपसे मिलना आना तो चाहिए, लेकिन मुझे आपसे डर लगता है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। इस संदेश को सुनकर कृष्ण भास्कर की सलाह से ही खान ने स्वयं शिवाजी से मिलने का विचार किया और इसके लिए शिवाजी के पास संदेश भी भिजवा दिया। शिवाजी ने इस मुलाकात के लिए खान का आभार माना और उसके सत्कार के लिए बड़ी तैयारियां की। जावली के किले के पास की झाड़ियां कटवा कर रास्ता बनाया तथा जगह जगह पर मंडप बांधे। अफजल खान जब अपने सरदारों के साथ आया तब शिवाजी ने पुनः कहला भेजा, मुझे अब भी भय लगता है, अपने साथ 2 सेवक ही रखिएगा, नहीं तो आपसे मिलने की मेरी हिम्मत नहीं होगी। खान ने संदेश स्वीकार कर लिया और अपने साथ के सरदारों को दूर रखकर केवल 2 तलवारधारी सेवकों के साथ मुलाकात के लिए बनाए गए तंबू में गया। शिवाजी को तो पहले से ही खान के कपट की गंध आ गई थी, अतः अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने अंगरखे की दाईं तरफ खंजर छुपा कर रख लिया था और बाएं हाथ में
बाघ नखा पहनकर मिलने के लिए तैयार खड़े रहे। जैसे ही खान दोनों हाथ लंबे करके शिवाजी को आलिंगन करने गया, त्यों ही उसने शिवाजी के मस्तक को बगल में दबा लिया। शिवाजी सावधान हो गए। उन्होंने तुरंत खान के पार्श्व में खंजर भोंक दिया और बाघ नखे से पेट चीर डाला। खान के दगा दगा की चीख सुनकर उसके सरदार तंबू में घुस आए। शिवाजी एवं उनके सेवकों ने उन्हें संभाल लिया। फिर तो दोनों ओर से घमासान युद्ध छिड़ गया। जब खान के शव को पालकी में लेकर उसके सैनिक जा रहे थे, तब उनके साथ लड़कर शिवाजी के सैनिकों ने मुर्दे का सिर काट लिया और धड़ को जाने दिया। खान का पुत्र फाजल खान भी घायल हो गया। खान की सेना की बड़ी बुरी हालत हो गई एवं शिवाजी की सेना जीत गई। इस युद्ध में शिवाजी को करीब 75 हाथी, 7000 घोड़े, 1000 से 1200 के करीब ऊंट, बड़ा तोपखाना, 2-3 हजार बैल, 10 से 12 लाख सोने की मुहरें, 2000 गाड़ी भरकर कपड़े एवं तंबू वगैरह का सामान मिल गया था। यह शिवाजी की वीरता एवं बुद्धि चातुरी का ही परिणाम था। जो काम बल से असंभव सा था, उसे उन्होंने युक्ति से कर लिया। तो ये कहानी था वीर शिवाजी के बुद्धि चातुरी से संबंधित। यदि आगे उनकी बात करें आरंभिक जीवन की, तो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी सन 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजीराज भोसले एक शक्तिशाली सामंत राजा एवं कुर्मी कुल में जन्मे थे। उनकी माता जीजाबाई जाधव राव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी राजे था, जो अधिकतर समय अपने पिता शाहजीराज भोसले के साथ ही रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेंकोजी राजे था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। शिवाजी की माता जीजाबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका इनके जीवन पर अत्यधिक अच्छा प्रभाव पड़ा था। यदि वीडियो में आगे बात करें सैनिक वर्चस्व का आरंभ की, तो उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावला को बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे। मावल प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा है और कोई 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज इन सभी जाति के लोगों को लेकर मावलों नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश से परिचित हो गए थे। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। मावलों का सहयोग छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बाद में उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था रोहितेश्वर का दुर्ग। वीडियो में यदि बात करें उनके शासन और व्यक्तित्व की, तो शिवाजी को एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है। यद्यपि उनको अपने बचपन में पारंपरिक शिक्षा कुछ खास नहीं मिली थी, पर वे भारतीय इतिहास और राजनीति से सुपरिचित थे। उन्होंने शुक्राचार्य तथा कौटिल्य को आदर्श मानकर कूटनीति का सहारा लेना कई बार उचित समझा था। अपने समकालीन मुगलों की तरह वह भी निरंकुश शासक थे, अर्थात शासन की समूची बागडोर
राजा के हाथ में ही थी, पर उनके प्रशासकीय कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे, जो राजा के बाद सबसे प्रमुख हस्ती था। अमात्य वित्त और राजस्व के कार्यों को देखता था, तो मंत्री राजा की व्यक्तिगत दैनंदिनी का ख्याल रखता था। सचिव दफ्तरी का काम करते थे, जिसमें शाही मुहर लगाना और संधि पत्रों का आलेख तैयार करना शामिल होते थे। सुमंत विदेश मंत्री थे। सेना के प्रधान को सेनापति कहते थे। दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख को पंडित राव कहते थे। न्यायाधीश न्यायिक मामलों का प्रधान था। मराठा साम्राज्य 3 या 4 विभागों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार था, जिसे प्रांतपति कहा जाता था। हर एक सूबेदार के पास भी एक अष्टप्रधान समिति होती थी। कुछ प्रांत केवल करदाता थे और प्रशासन के मामलों में स्वतंत्र। न्याय व्यवस्था प्राचीन पद्धति पर आधारित थी। शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिंदू धर्मशास्त्रों को आधार मानकर निर्णय दिया जाता था। गांव के पटेल फौजदारी मुकदमे की जांच करते थे। राज्य की आय का साधन भूमि से प्राप्त होने वाला कर था, पर चौथ और सरदेश मुखी से भी राजस्व वसूला जाता था। चौथ पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूले जाने वाला कर था। शिवाजी अपने को मराठों का सरदेश मुख कहते थे और इसी हैसियत से सरदेश मुखी कर वसूला जाता था। यदि अंत में बात करें छत्रपति शिवाजी की चरित्र की, तो शिवाजी महाराज को अपने पिता से स्वराज की शिक्षा ही मिली। जब बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी राजे को बंदी बना लिया, तो एक आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने बीजापुर के शाह से संधि कर शाहजी राजे को छुड़वा लिया। इससे उनके चरित्र में एक उदार अवयव नजर आता है। उसके बाद उन्होंने पिता की हत्या नहीं करवाई, जैसा कि अन्य सम्राट किया करते थे। शाहजी राजे के मरने के बाद ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। हालांकि वो उस समय तक अपने पिता से स्वतंत्र होकर एक बड़े साम्राज्य के अधिपति हो गए थे। उनके नेतृत्व को सब लोग स्वीकार करते थे। यही कारण है कि उनके शासनकाल में कोई आंतरिक विद्रोह जैसी प्रमुख घटना नहीं हुई थी। वह एक अच्छे सेना नायक के साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने की बजाय कूटनीति से काम लिया था, लेकिन यही उनकी कूटनीति थी जो हर बार बड़े से बड़े शत्रु को मात देने में उनका साथ देती रही। शिवाजी महाराज की गनिमी कांवा नामक कूटनीति, जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उसे हराया जाता है, विलोभनीयता से और आदर सहित याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।